हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। दोस्तों, इस कहानी में मेरा नाम शालिनी है। 3 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी। उस दिन जब मैं अपनी देवरानी के कमरे के सामने से गुजरी, मुझे किसी पुरुष की आवाज़ सुनाई दी, जो कि मेरे देवर की आवाज़ नहीं थी। मेरे कदम अचानक ही रुक गए और मैंने कमरे के अंदर देखना चाहा, तो कमरे का दरवाज़ा कुछ खुला हुआ था। मैंने जब अंदर झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरी देवरानी किसी गैर मर्द के साथ अपने बिस्तर पर बिना कपड़ों के। दोस्तों, बात उस समय की है। मैं इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी जैसी लड़कियों की शादी नहीं होती है। मैं बेजुबान थी, मैं बचपन से ऐसी नहीं थी। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे। उनके दफ्तर के ही कुछ लोगों ने मिलकर उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने रिश्वत ली है। रिश्वतखोरी के जुर्म में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इस बीच उनकी बहुत बदनामी भी हुई थी। लोग उन्हें रिश्वतखोर कहने लगे थे। उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं। पापा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। हम भी अपने पापा से इतना प्यार करते थे कि हमेशा हमने अपने पापा का कहना माना था। कभी उनकी इच्छा के बिना कोई काम नहीं किया। हमारा छोटा सा परिवार खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पापा ने ऑफिस में कुछ लोगों को रिश्वत लेते हुए देख लिया था और वे उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे। उन लोगों ने ही मेरे पापा को रिश्वतखोरी के जुर्म में अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट होने की वजह से पापा की बहुत बदनामी हुई। पापा के एक दोस्त बहुत अमीर थे, जो उन दिनों अपने काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। जब वे वहाँ से आए तो उन्हें पता चला कि उनके दोस्त के साथ यह सब कुछ हो गया है। उन्होंने मेरे पापा की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे पापा को जेल से रिहा करवा दिया। पापा उनके बहुत आभारी हो गए थे और उनका नाम अनमोल था। वह हमें भी बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह चाहते थे। मेरे पापा जेल से छूट गए थे और घर आ गए थे, मगर आसपास के लोग उनका बहुत अपमान कर रहे थे। यह सब मेरे पापा से सहन ना हो सका। रात का समय था जब पापा अपने कमरे में बैठे हुए बुरी तरह से रो रहे थे। माँ मेरी छोटी बहन को लेकर उसके कमरे में सो रही थी और उस रात मैं अपने पापा के पास थी जब मेरे पापा ने मुझे सोने के लिए कहा था। मुझे शुरू से ही अपने पापा से बहुत लगाव था, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने पापा के साथ ही रहती थी। पापा ने मुझे कहा कि बेटा सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। पापा की बात पर मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। पापा को लगा कि उनकी बेटी सो गई है, मगर मैं तो जाग रही थी। जब अपने पापा के रोने की और सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी तो मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। भला मेरे पापा इतने परेशान थे, इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे, तो मैं कैसे सो सकती थी। उस समय भले ही मेरी उम्र कम थी, मगर मैं बहुत समझदार थी। पापा ने इस समय कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वो रस्सी को पंखे से बांधने लगे। उस समय मेरी समझ में नहीं आया कि पापा क्या कर रहे हैं। उसके बाद पापा ने रस्सी का फंदा बनाकर अपने गले में लटका लिया और इस तरह पापा ने रस्सी से झूलकर अपनी जान दे दी। जब मैंने अपने पापा को मृत हालत में देखा तो मेरी एक ज़ोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरे दिल को एक गहरा झटका लग गया था और मेरी आवाज़ भी उसी समय जा चुकी थी। जुबान होते हुए मैं बिल्कुल बेजुबान हो गई थी। काफ़ी दिनों तक मेरी तबीयत ख़राब रही। मुझे बुखार आ गया था। आखिर इतने कम उम्र के अपने पिता की मौत को जब कोई बच्चा अपनी आंखों से देख ले तो उसके दिल पर क्या झटका लगता है, ये तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अपने पापा की आंखें मैंने अपनी आंखों के सामने बंद होते हुए देखी थी। ये सब मैं सहन ना कर सकी और अपनी आवाज़ गंवा बैठी। माँ और मेरी बहन पापा की मौत पर बहुत रोई थी, जबकि मुझे पापा की मौत पर रोना नहीं आया था। मेरी आंखों के आंसू तो जैसे सूख गए थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी।
पापा की मौत के उस नज़ारे के अलावा आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ना तो मेरी जुबान से शब्द निकल रहे थे और ना ही मेरे चेहरे पर किसी तरह के भाव आ रहे थे। मैं गुमसुम सी हो गई थी। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मेरे घर वालों को पूरी बात बता दी गई थी। ये झटका सिर्फ मेरे दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी लगा था और मैं धीरे धीरे अपने दिमाग से भी कमज़ोर होती चली गई। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया था। मैं काफ़ी हद तक संभल गई थी। मेरे इलाज का खर्चा अंकल ने उठाया था, क्योंकि पापा के जाने के बाद तो हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। ये तो अच्छा था कि मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा इलाज करवाने की भी काफ़ी कोशिश की थी कि मेरी आवाज़ वापस आ जाए, मगर मेरी आवाज़ वापस ना आ सकी। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी आवाज़ ना होने की वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे थे। माँ चाहती थी कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि माँ ने पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों की परवरिश बड़ी मुश्किल से ही की थी। अब वह चाहती थी कि हम दोनों बहनें अपनी ससुराल जाकर सुखी रह सकें, लेकिन लोग कहते थे कि तुम्हारी बड़ी बेटी का रिश्ता लगना तो कठिन है, इसलिए तुम अपनी छोटी बेटी का रिश्ता पक्का कर दो, ताकि बड़ी के चक्कर में छोटी की उम्र ना निकल जाए। मैं बहुत सीधी और भोली भाली थी। लोगों की बातें मुस्कुरा कर सुन लिया करती थी और जितना हो सके लोगों की बातों को इग्नोर करे। मेरी छोटी बहन को किसी भी गलत बात को सहन नहीं कर सकती थी। अगर उसके सामने उसे कोई कुछ गलत बोलता तो वह उसके मुंह पर ही जवाब दिया करती थी। एक दिन उसके लिए रिश्ता आया। माँ के तो शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि पहले उनकी बड़ी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि अगर उन्होंने छोटी बेटी की शादी पहले कर दी तो उनकी बड़ी बेटी के अंदर और ज़्यादा कमियां निकालने लगेंगे। उसकी शादी में और ज़्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। मगर अब क्या कर सकते थे। लड़के वाले बहुत जिद कर रहे थे कि उन्हें मेरी छोटी बहन पसंद है और वह लोग बिना दान दहेज के शादी करने के लिए तैयार हैं। मैं इशारों में बातें कर लिया करती थी। जब मैंने देखा कि मेरी माँ मेरी वजह से परेशान हो रही हैं, तो मैंने उनको इशारों में कहा कि आप मेरी फ़िक्र मत करो, मैं आपके साथ ही रहूँगी। आप मेरी छोटी बहन की शादी कर दो, वह अपने ससुराल की हो जाएगी। आखिर कब तक मेरी वजह से मेरी छोटी बहन घर पर बैठी रहेगी। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा था कि तुम देखना, एक दिन तुम्हारे लिए भी कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें ले जाएगा। जैसे तैसे मेरे समझाने पर माँ ने लड़के वालों को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी बहन को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। इस तरह उसकी शादी हो गई और वह विदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। मेरी बहन अपने ससुराल में बहुत खुश रह रही थी। माँ उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थी। काफ़ी वक्त इसी तरह गुजर गया, जब एक दिन अनमोल अंकल हमारे घर आए और उन्होंने माँ से मेरी भी रिश्ते की बात की थी। अनमोल अंकल कहते थे कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बना लेता। मगर फिर उनका मन उदास हो गया। उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में नहीं करूँगी जहाँ पर ज़बरदस्ती मेरी बेटी को समझौता करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि जैसे नॉर्मल लड़कियाँ अपने ससुराल में रहती हैं, इस तरह से मेरी बेटी भी रहे। ऐसा ना हो कि लड़के वाले मेरी बेटी की हालत देखकर बार बार हमें जताएं कि उन्होंने हमारी बेटी को अपनाकर हम पर कोई एहसान किया है। मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। अनमोल अंकल कहने लगे कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मगर उसकी भी एक टांग में पोलियो है। वह 2 भाई हैं, सिर्फ लड़की की माँ है। पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं।
लड़के का अपना मेडिकल स्टोर है। मुझे उम्मीद है वहाँ पर हमारी शालिनी बहुत खुश रहेगी। आखिर हमारी शालिनी में कमी है तो उनके बेटे में भी कमी है। वहाँ पर शालिनी का जोर अच्छा रहेगा। आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। यह बात सुनकर माँ ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे एक बार शालिनी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरी बेटी जन्म से बेजुबान नहीं है। अपने पिता की मौत का झटका उसने अपने दिल पर इतना गहरा ले लिया कि वह उस दिन के बाद से कभी दोबारा बोल नहीं पाई। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे और नॉर्मल इंसान से हो, मगर क्या कर सकते हैं, शायद भगवान को यही मन जिस तरह मेरी बेटी की अंदर कमी आ गई। उसको भी कोई ऐसा ही पति मिलेगा। अनमोल अंकल ने कहा कि भाभी जी, लड़का बहुत अच्छा कमाता है, इतना कमा लेता है कि आपकी बेटी को ईमानदारी और मेहनत की कमाई से बहुत खुश रखेगा। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। हम लड़के को देख लेते हैं और उसके घर परिवार से मिल लेते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। मगर उससे पहले मैं अपनी बेटी की राय जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, आप अपनी बेटी से आराम से पूछ लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए। माँ ने जब मुझसे इस बारे में बात की तो मैंने दिमाग लगाकर सोचा कि आखिर मैं कब तक अपनी माँ को इस तरह से तंग करती रहूँगी। वह चाहती है कि वह मेरी शादी कर दे और मैं अपने ससुराल में खुश रहूँ, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैंने सोच लिया कि मेरी शादी वैसे भी कहीं और होनी नहीं है। अगर मेरे भाग्य में इसी लड़के के साथ जुड़ा होगा तो यही सही। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। माँ बहुत खुश हो गई थी। जब वह लड़के से मिली तो उन्होंने उसको देखकर बहुत अफसोस जताया, क्योंकि वह बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। एक टांग से लाचार होते हुए भी बहुत मेहनत करता था। इस तरह मेरा रिश्ता उसके साथ पक्का हो गया, क्योंकि जब मुझे मेरी सास देखने के लिए आई थी तो उन्होंने मुझे अपने बेटे के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसकी फ़ोटो भी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम हमारे घर में बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूँगी। और फिर मेरी शादी आशीष के साथ हो गई थी। मुझे आशीष पसंद आया था। उसने भी मेरी बहुत तारीफ़ की थी और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी थी। कब मेरी शादी को 1 साल गुजर गया पता ही नहीं चला। मेरा एक छोटा देवर भी था। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी और उन्होंने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी बहू की तरह नहीं बल्कि हमेशा बेटी की तरह ही प्यार दिया। क्योंकि मेरी सास की कोई बेटी नहीं थी, मेरा ससुराल छोटा सा था, 2 कमरों का। एक कमरे में मैं और मेरे पति रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में मेरी सास और देवर रहते थे। छोटा सा आंगन था। अब मेरी सास चाहती थी कि वह अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दे। मेरा देवर पूरी तरह से नॉर्मल था और वह अब अपने भाई के साथ मेडिकल स्टोर पर जाने लगा था। दोनों भाई मिल बांट कर काम कर रहे थे और उन दोनों की कमाई से ही घर चल रहा था। मेरे पति और सास ने मुझे कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। मैं घर के सारे काम करती थी, अपनी सास को कभी कुछ नहीं करने देती थी। मेरी सास ने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की तलाश करनी शुरू कर दी थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। वह ज़्यादातर बीमार रहती थी और अपने कमरे में ही रहती थी। वह चाहती थी कि उनके छोटे बेटे की पत्नी भी उनकी बड़ी बहू की तरह हो, जो घर को अच्छी तरह से संभाल ले और घर में निभाने वाली हो। फिर एक दिन मेरी सास को पड़ोस की ही एक औरत ने मेरे देवर मनीष के लिए एक लड़की बताई, तो इस तरह उसका रिश्ता मेरे देवर के साथ पक्का हो गया और फिर मेरे देवर की भी शादी हो गई थी। और मेरी सास जिस कमरे में वह अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी, अब उन्होंने बाहर आंगन में अपनी चारपाई डाल ली और उस कमरे में अब उनके छोटे बहू और बेटे रहने लगे। किसी को यह बात पसंद नहीं आई थी कि उनकी माँ आंगन में रहे, इसलिए उन्होंने मेरी सास से
मेरे कमरे में रहने के लिए कहा था। मुझे भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मेरी सास मेरी माँ के समान थी। वह हमारे कमरे में रह सकती थी। मेरी सास अब पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगी थी क्योंकि मेरी देवरानी का व्यवहार बहुत ख़राब था। वह घर का कोई काम काज नहीं करती थी और ना ही घर में किसी से ढंग से बात करती थी। उन दिनों दोनों भाई मेडिकल स्टोर पर गए हुए थे जब मैं अपनी माँ से मिलकर ससुराल वापस आई थी। उस समय लगभग रात के 8 बज रहे थे। मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और मेरी देवरानी के कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी, जबकि मेरी सास मेरे कमरे में थी, आराम कर रही थी। मुझे लगा कि शायद उसका भाई आया होगा, इसलिए मैं किचन में आ गई। मेरी देवरानी तो अपनी मर्ज़ी से ही किचन में आती थी। मैं उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखती थी, इसलिए उसके आए मेहमान के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गई। चाय बनाने के बाद मैं जैसे ही उसके कमरे की तरफ गई और मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो उसने झट से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वह कहने लगी कि क्या चाहिए। उसने जैसे ही मेरे हाथ में नाश्ते की ट्रे देखी तो वह कहने लगी कि ये भी कोई टाइम है चाय पीने का, क्यों लेकर आई हो। मैंने उससे इशारे में कहा कि तुम्हारे कमरे में कोई मेहमान बैठा है, उसके लिए लाई हूँ। तो वो कहने लगी कि मेरे कमरे में कोई भी नहीं है। ये कहकर उसने मुझे दोबारा से जाने के लिए कहा। मैं खामोशी से किचन में आ गई थी। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। जब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी देवरानी के कमरे से निकलकर कोई घर के दरवाजे की तरफ गया है। मैं जैसे ही किचन से बाहर देखने के लिए निकली तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी झट से मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम क्या हमेशा मेरे कमरे की ताका झाकी करती रहती हो। मेरी देवरानी के पास मोबाइल भी था क्योंकि मेरे देवर ने उसे शादी के कुछ दिनों बाद मोबाइल लाकर दे दिया था। मोबाइल तो मेरे पति ने भी मुझे लाकर दिया था, लेकिन मैंने अपने पति से इनकार कर दिया था। उन्हें अपने इशारे से समझा दिया था कि मोबाइल फ़ोन पर बात करने के लिए होता है। मैं तो इंसान से सामने बात नहीं कर सकती, तो फ़ोन पर क्या बात करूँगी। मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मगर अब धीरे धीरे मेरी देवरानी के अंदर बहुत बदलाव आ चुका था। अभी उसकी शादी को 4 महीने ही हुए थे और मुझे और मेरी सास को वो बहुत तंग करती थी। हम दोनों सास बहू पर इल्ज़ाम लगाती थी। अपने पति से हम दोनों की शिकायत करती थी कि ये दोनों सास बहू मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं जो भी काम करती हूँ उसमें नुक्स निकालती हैं। मुझे टाइम पर खाना नहीं देती हैं और हमेशा मुझे ताने देती रहती हैं, जबकि वह कोई काम नहीं करती थी। मेरे देवर भी कुछ कच्चे कानों का था, इसलिए अपनी पत्नी की बातों में आसानी से आ गया। लेकिन अपनी शादी के कुछ दिनों तक मेरे देवर ने अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर किया था। मगर जब उसकी पत्नी रोज़ रोज़ उससे यही बातें करती थी तो वह अपनी माँ और भाभी को बुरा समझने लगा था। मेरे पति तो ज़्यादातर अपने मेडिकल स्टोर पर ही रहते थे, इसलिए घर के मामलात के बारे में उनसे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था। मगर देवर अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गया था। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी के कब्ज़े में आ गया था। मेरी सास दिन रात रोती रहती थी, कहती थी कि ना जाने कैसी बहू मैं अपने घर में लेकर आई हूँ, जिसने मेरे पूरे घर का माहौल को ही बदल कर रख दिया है। हमेशा हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। मैं तो अपनी देवरानी को कोई जवाब दे नहीं सकती थी, लेकिन मेरे बदले का जवाब मेरी सास दिया भी करती थी। लड़ाई मेरी देवरानी की मेरी सास से ही होती थी। मैं ये बात जानती थी कि देवरानी की हर बात गलत होती है, मगर फिर भी मैं अपनी सास को समझा बुझा कर शांत कर दिया करती थी। अब तो मेरी देवरानी घर से अलग रहने को कहने लगी, जबकि मेरा देवर दूसरे घर में लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि इतनी महंगाई के ज़माने में वो अपना घर अलग कैसे बना सकता था। मेरी सास के पास बैठ गया, उनसे कहने लगा कि आप दोनों सास बहू खुद ही तो पसंद करके लाई हो ना मेरी पत्नी को, मेरे लिए तो फिर क्यों इसके पीछे पड़ गई हो। मेरी शादी करवाई है तो मुझे सुकून से रहने दो। मैं जब जब घर के अंदर आता हूँ ये रो रही होती है कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वह हुआ।
मैं इसको अपना घर बसाने के लिए लाया हूँ, तुम लोगों के कामों के लिए नहीं लाया हूँ ना। और वैसे भी घर का कामकाज करने के लिए भाभी तो है ना। तो फिर घर का सारा लोड आपने मेरी पत्नी के ऊपर क्यों डाल रखा है? वह घर के सारे काम करते करते थक जाती है, जबकि जिस दिन से मेरी पत्नी इस घर में आई है, भाभी सारा दिन आराम किया करती हैं। आपको अपनी बड़ी बहू से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, तो फिर छोटी बहू लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि बेटा, हम तुम्हारी पत्नी से कोई काम नहीं करवाते हैं, सारा काम तुम्हारी भाभी ही करती है। उसका अपना ही मन होता है तो कुछ कर लेती है, वरना कुछ नहीं करती। मेरा देवर कहने लगा, तो क्या मेरी पत्नी झूठ बोल रही है? तो मेरी सास ने कहा, ये तो तुम ही बेहतर जानते हो, या फिर तुम्हारी पत्नी जानती है। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि मेरी देवरानी भी वहाँ आकर खड़ी हो गई और उसने बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर दिया। जो बातें पहले खामोशी से हो रही थी, अब वो लड़ाई झगड़े में बदल गई। छोटे भाई को अपने पास नौकरी पर रखा हुआ था, मगर उसका कहना था कि इस मेडिकल में हम दोनों की मेहनत है। इस हिसाब से मेडिकल हम दोनों भाइयों का आधा आधा हुआ। लेकिन मेरी सास ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उन्होंने जब ये बात मेरे देवर को बताई, तो वो आग बबूला होकर कहने लगा, तो फिर इस घर का ही बंटवारा कर दो। ये घर आधा आधा हम दोनों भाइयों का है। मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरी सास की तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके दोनों बेटे अलग अलग हो। वो दोनों पति पत्नी तो अपने कमरे में चले गए। मैं अपनी सास को संभालने की कोशिश कर रही थी कि इतने में ही मेरे पति आ गए। जब उनको ये बात बताई गई तो मेरे पति को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अभी तक तो मेरे पति सारी बातों से अनजान थे। अब उनको पता चल गया कि घर का माहौल कैसा चल रहा है। अपने भाई की ये बात सुनकर कि उसे घर का बंटवारा करना है, उनके दिल पर बहुत गहरा झटका लगा। वे काफ़ी दिनों तक अपने भाई से नहीं बोले थे। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। इसी दौरान मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। एक तो वो पहले से ही लाचार थे। जब वे मेडिकल से आते समय सड़क पार कर रहे थे, उसी समय तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको एक जोरदार टक्कर मार दी और वे नहीं बच सके। वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अपने पति की मौत पर मैं बहुत रोई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी सास का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वे बार बार अपने बेटे को याद करके रोती और कहती कि इस उम्र में तो मुझे चले जाना चाहिए था, मेरा बेटा क्यों मुझे छोड़कर चला गया। अब हम दोनों सास बहू ही इस घर में एक दूसरे का सहारा बचे थे, क्योंकि मेरा देवर तो अपनी माँ को कभी पलट कर देखता भी नहीं था। मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा इस घर में कोई नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मगर मैंने माँ से इनकार कर दिया। मेरी सास ने भी माँ से कहा था, यह मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है और मेरी बेटी को मुझसे जुदा मत करो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इसे मेरे साथ रहने दो। जिस दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी, तुम इसे यहाँ से ले जाना। माँ चाहती थी कि वे मेरी दूसरी शादी करवा दे, मगर अब मैं शादी नहीं करना चाहती थी। शादी के 3 साल बाद ही मैं विधवा हो गई थी और फिर मैं भी अपनी सास को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। मेरे इनकार करने पर माँ मुझे मेरी सास के पास ही छोड़कर चली गई। अब हमारे दिन पहले से भी ज़्यादा बुरे गुजरने लगे थे। मेरे पति के पूरे मेडिकल पर मेरे देवर का अपना कब्जा हो गया था और इस घर पर मेरी देवरानी का राज चलने लगा था। एक दिन मैंने देखा था कि मेरी देवरानी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो बहुत प्यार भरी बातें कर रही थी, क्योंकि मैं उसके कमरे में किसी काम से गई थी। मगर जब मैंने उसके कमरे में आती हुई आवाज़ सुनी तो मैं कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई। मुझे लगा कि वह शायद मेरे देवर से इस तरह की बातें कर रही है, मगर वह इतनी धीमी आवाज़ में और इतनी मीठी आवाज़ में बातें कर रही थी कि मुझे हैरानी हुई। वह जब हमसे लड़ाई करती है तो उसकी आवाज़ बहुत ही कड़क हो जाती है, और इस समय तो उसकी आवाज़ में बड़ी मिठास है। उसने इधर उधर की बातें करके आखिर में कुछ ऐसी बातें कर दी
जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई और मेरे दिल में हजार सवाल उठने लगे। वह ऐसी ऐसी बातें कह रही थी जो शायद मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। मैंने सोचा कि जब मैं इतनी बातें सुन ही ली है तो थोड़ी और भी सुन लेती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। फिर आखिर में फ़ोन बंद करते समय उसने कहा कि अच्छा चलो फिर बात होगी राज। मैं ये सुनकर चौंक गई। आखिर ये किस राज से बात कर रही थी? मेरे देवर का नाम तो मनीष था। इसका मतलब यह था कि मेरी देवरानी जो इतनी प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रही थी वो मेरे देवर से नहीं कर रही थी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर मेरी सास कहने लगी कि बेटा मुझे तो इस लड़की पर पहले ही शक था। मुझे तो ये पहले से ही ठीक नहीं लगती। अब तुम देखो मैं अपने बेटे को सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि मेरी सास भी समझ गई थी कि मेरी देवरानी किसी और से फ़ोन पर बातें कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि मेरा देवर और देवरानी बहुत ही चालाक हैं। अगर उन्होंने मेरी सास से सबूत मांगा तो मैं क्या सबूत दूंगी? मैंने अपनी देवरानी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना है। अपनी सास को कह दिया कि अब हम इस बारे में मनीष से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह हमसे सबूत मांगेगा हमारी सच्चाई का। मैंने उनसे कहा था कि अगली बार अगर मैं ऐसी कोई हरकत भी अपनी देवरानी को करते हुए देखती हूँ तो मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूँगी ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। मेरी सास कहने लगी कि हाँ, तुम यह बात बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम उस दिन दोनों सास बहू खामोश हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा फिर से कि मेरी देवरानी किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं अपनी देवरानी के कमरे में झांक रही थी। मुझे अपनी देवरानी का चेहरा नज़र नहीं आया, लेकिन मोबाइल वाले बंदे की शक्ल साफ नज़र आ रही थी। लगता था कि मेरी देवरानी को सबको नाम से पुकारने की आदत थी। इस बार मेरी देवरानी वीडियो कॉल पर कह रही थी कि रोहित, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब ये रोहित कौन था? मैं भी चुप नहीं रह सकती थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वह देवर को धोखा दे रही है और मेरे देवर साहब जो हैं उसके प्यार का भूत सवार है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तभी तो उसे अपनी हरकतें दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे उसकी कमजोरी मेरे हाथ में आ रही थी, मगर मैं बेजुबान कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस बार मैंने ये बात अपनी सास को नहीं बताई। मेरी सास तो वैसे भी यही चाहती थी कि किसी तरह मेरी देवरानी इस घर से निकल जाए। वो ज़रूर भावनाओं में बह जाती, इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना था। मैंने अपने देवर के आने का इंतज़ार किया और अपनी सास के सामने अपने देवर को इशारों में ये बात समझा दी कि उसकी पत्नी गैर मर्दों से फ़ोन पर बातें करती है। मैंने उसे समझाया कि आज भी वो वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा तैयार होकर वो ये कह रही थी कि रोहित, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी बात समझकर तो मेरे देवर की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी मेरी देवरानी वहाँ पर आ गई और कहने लगी, मनीष, तुम अपनी गूंगी भाभी की बातों पर आ रहे हो। यह औरत तो गूंगी होने के साथ बेवकूफ़ भी है। मैं भला किससे फ़ोन पर बात करूँगी? मैं तो मोबाइल में सीरियल देख रही थी और जैसे जैसे डायलॉग उसमें आ रहे थे उन डायलॉग को कॉपी कर रही थी और उनके जैसे एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी। ये सब करने का मुझे शौक़ है। पूछो अपनी भाभी से कि उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पर किसी को मुझसे बात करते हुए देखा था। मेरे देवर ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा कि आपने किसी की आवाज़ मोबाइल की तरफ से आती सुनाई दी थी या किसी को मोबाइल स्क्रीन पर देखा था? मेरा मन बिल्कुल साफ था। मैं चाहती तो अपनी देवरानी पर और भी इल्ज़ाम लगा सकती थी, मगर मैं जितना जानती थी मैंने उतना ही बताया। मैंने ना में सर हिला दिया। मेरी देवरानी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि मेरी सास ने अपना सर पकड़ लिया। मेरे देवर को बहुत गुस्सा आया। वह मुझ पर ज़ोर से चिल्लाया,
मैं डर कर अपनी सास के पीछे हो गई। मेरा देवर कहने लगा, अगर मोबाइल पकड़ कर एक्टिंग कर रही थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वे किसी से बातें कर रही थी। पहले बात की जांच पड़ताल कर लिया करो कि कौन क्या कर रहा है। बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए भाभी। आखिर आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पवित्र पत्नी पर आरोप लगाने की। अपने देवर की बातों में मैं बेहद डर गई थी। उसकी पत्नी कितनी पवित्र थी ये तो मैं बहुत अच्छे तरह से जानती थी, मगर मैंने इस बार भी गलती कर दी थी। बिना ही सबूत के मैंने अपने देवर को उसकी पत्नी की हकीकत के बारे में बता दिया था, जिस पर मेरे देवर ने मेरी बात पर कोई यकीन नहीं किया। मेरी देवरानी ने आग में तेल डालना और रोना शुरू कर दिया। वे कहने लगी, इस औरत ने बेजुबान होते हुए मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। सोचो ये बोलती होती तो न जाने क्या करती। इसने तो यह भी नहीं सोचा कि वह अब विधवा हो चुकी है, अपने देवर की कमाई खा रही है, इसलिए इस घर में खामोशी से रहती रहे। मगर नहीं, जिनकी कमाई खा रही है उसी की पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने आ गई। यह सब सुनकर मेरी सास ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसने तो मुझ पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया था कि मेरे कमरे में ये ताका झाकी क्यों करती रहती है। इसे कोई हक नहीं बनता है कि मेरे कमरे में ताका झाकी करे। मेरा देवर कहने लगा, माँ मुझे तो लगता है कि आपको भाभी को उनके मायके पहुँचा देना चाहिए। मैं कल ही भाभी को उनके मायके छोड़ कर आता हूँ, क्योंकि भाभी की अगर यही हरकतें रही तो हमारे घर कभी सुख शांति भरा माहौल नहीं बन सकेगा। मेरी सास ने मेरा मजबूती से हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि नहीं, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे साथ यहीं रहेगी। मेरे देवर ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा कि कल अपना सामान तैयार करके रख लेना, कल तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आऊँगा। मैं नाक में गर्दन हिलाते हुए रोने लगी और अपनी सास को अपनी रोती हुई नज़रों से बता रही थी कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, जबकि मेरी सास का भी यही हाल था। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरी सास जानती थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। यह सब करना मुझ पर बहुत भारी पड़ गया था। मैं सारी रात रोती रही थी और मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। अगर मेरा पति आज जिंदा होता तो शायद मुझे और उसकी माँ को इन सारी तकलीफ़ों से ना गुजरना पड़ता। अगले दिन मेरे देवर ने मेरी देवरानी से कह दिया कि वह मुझसे मेरा कमरा खाली करवा ले, क्योंकि वह मुझे मायके छोड़ कर आएगा। इसलिए मेरी देवरानी ने मेरे कमरे का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। मैं रो रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। उसके दिमाग में फितूर घुस गया था। मुझसे बोली कि और करो मेरी जासूसी, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, और तेरे जाने के बाद तो इस बुढ़िया को भी मैं ठिकाने लगा दूंगी। मैंने उसके पैर ज़ोर से पकड़ लिए तो वो बोली, अच्छा ठीक है, इस बार तो माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आगे से मेरी जासूसी करी तो समझ लेना। इस घटना के बाद तो हम दोनों सास बहू का समय और बुरा चालू हो गया। हम दोनों को ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। जो बच जाता था उसी से काम चलाना पड़ता था। अब तो मेरी देवरानी सब कुछ खुलेआम करने लगी थी। गैर मर्दों से मीठी मीठी बातें करके पैसे कमाती थी। समय के साथ धीरे धीरे कुछ लोग घर तक आने लगे थे और सीधे उसके कमरे में जाते, फिर कुछ देर बाद वापस चले जाते थे। उसकी इन हरकतों से तो पक्का हो गया था कि ये एक चरित्रहीन औरत है। या मेरे देवर को इन बातों की कोई भनक तक नहीं थी। सब कुछ देखते हुए भी मैं अपने देवर से कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि वह हम लोगों को ही गलत समझता था। एक दिन की बात है जब देवरानी ने मुझे निशाना बनाया। वो छत पर पड़ोस के किसी लड़के के साथ चिपकी हुई थी। मैंने देखा तो दोनों चौंक गए। वो लड़का तो भाग गया, लेकिन मेरी देवरानी ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। इसी बीच देवरानी का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई। गिरने से उसकी मौत हो गई। शायद भगवान को यही मंजूर था और उसका समय आ गया था। मेरे और मेरी सास के दुखों को भगवान ने
आखिरकार हर ही लिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल इश्क की गहराइयों को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सहयोग हमें इसी तरह की मज़ेदार और रोचक कहानियाँ लिखने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।